आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को देखते हुए हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो भी होते चलेंगे उनको भी हम लोग एक नज़र से देखते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न जो देख पा रहा हूँ कि रसलीन का मूल नाम क्या है। रसलीन का मूल नाम क्या है? ठीक है, तो बड़ा ही आसान प्रश्न था। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी क्या है? सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी रसलीन। ये बिलग्राम हरदोई के रहने वाले थे और दो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। एक है अंग दर्पण और दूसरा है रस प्रबोध। अंग दर्पण ग्रंथ की रचना इन्होंने 1737 ईस्वी और रस प्रबोध ग्रंथ की रचना 1747 ईस्वी में इन्होंने की। और अंग दर्पण का एक बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध दोहा भी है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत जुक जुक परत जह चितवत एक बार। तो अंग दर्पण का ही ये दोहा है। नायिकाओं के अंगों के ऊपर, अंगों उपांगों के ऊपर जो उन्होंने काव्य रचे, काव्य पंक्तियां रची, उनको अंग दर्पण में सम्मिलित किया गया है। तो प्रश्न आया था कि रसलीन का मूल नाम क्या है। तो रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। दूसरा प्रश्न देखिए। एक कथन है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? तो भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र और हिंदी रंगमंच, हिंदी नाट्यशास्त्र और हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन आचार्य रामचंद्र तिवारी, जिनकी पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, उन्होंने ये कथन कहा। तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा कहा गया कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी नाटक और हिंदी रंगमंच की स्थापना की। फिर तीसरा प्रश्न देखिए कि सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास। एक इनका काव्य संग्रह आया 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में काव्य संग्रह आया वीणा। तो वीणा काव्य संग्रह को इन्होंने कहा है बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत ने अपने वीणा काव्य संग्रह 1927 ईस्वी में जो आया उसको बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। फिर अगला प्रश्न देखिए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। सब लोग जानते हैं कि 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। 1943 में हुआ, 1951 में हुआ, 1959 में हुआ, 1979 में हुआ। अच्छा, सप्तक से ये ध्यान रखिए कि अज्ञेय ने इनका संपादन किया। और सप्तक इनका नाम क्यों पड़ा? अज्ञेय को वीणा से अत्यधिक लगाव था। वीणा बजाई जाती है जो माँ शारदा के हाथ में है, और वीणा में होते हैं 7 तार। तो इन 7 तारों को आधार बनाकर 7 कवियों को साथ लेकर उन्होंने सप्तक का संपादन किया। और ये देखिए कि वीणा के
नाम से ही अज्ञेय ने बाद में एक कविता लिखी जो अत्यंत प्रसिद्ध हुई, असाध्य वीणा, जिसकी प्रमुख पंक्तियां हैं कि श्रेय नहीं था मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से मैंने अपने को सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं वह वीणा का था, वह अनाप्त अद्रवित अप्रमेय जो सब में गाता है, आ गए प्रियमवद केश कम्बली गुफागे। तो बड़ी ही प्रसिद्ध कविता हुई असाध्य वीणा। और देख सकते हैं कि वीणा से लगाव के कारण स्वयं एक कविता भी लिख रहे हैं, आगे सप्तकों का प्रकाशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब सप्तकों के बारे में हम लोगों को याद रखना है। इनमें कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से कवि सम्मिलित हैं, उनके बारे में हम लोगों को याद रखना है, उनको क्रमवार याद रखना है। तो फिलहाल तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी। फिर अगला जो प्रश्न आया, किले में औरत, किले में औरत किसकी रचना है, किस कवि की कविता है? तो किले में औरत कहानी भी है, किले में औरत कविता भी है, दोनों ही रघुवीर सहाय द्वारा रचित हैं। किले में औरत नाम से उनकी एक कहानी भी है, किले में औरत नाम से उनकी एक कविता भी है। फिर है डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो हिंदी कहानी की बात कर लें या हिंदी उपन्यास की बात कर लें, सब में पर्याप्त विवाद रहा है कि किसको हिंदी का पहली कहानी माने या हिंदी का पहला उपन्यास माने। अलग अलग विद्वानों, समीक्षकों, आलोचकों ने अलग अलग राय दी हैं। तो पूछा गया है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा जो रचित उपन्यास है, पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी। अन्य विकल्प में हम देख रहे हैं कि जैसे कि विकल्प है परीक्षा गुरु। तो आज तो सर्वमान्य रूप से आजकल परीक्षा गुरु माना जा रहा है लाला श्रीनिवास दास का अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास, जो सन 1882 ईस्वी में लिखा गया। और एक विकल्प में है भाग्यवती, तो श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा 1877 ईस्वी में भाग्यवती की रचना की गई। और एक है वामा शिक्षक है विकल्प में। तो मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याणी राय द्वारा वामा शिक्षक की रचना की गई। तो प्रश्न था हमारा कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि फांस कहानी की का मूल कथ्य क्या है, उसका कथानक क्या है? तो फांस कहानी का कथानक पहले देखिए कि फांस उपन्यास का के जो लेखक हैं वो संजीव हैं। और फांस उपन्यास कृषक आत्महत्या के ऊपर उपन्यास है, जो किसान विदर्भ और अन्य क्षेत्रों में जो किसान आत्महत्याएं हो रही हैं, उन आत्महत्याओं के ऊपर ही फांस उपन्यास की कथा केंद्रित है। कई देखते हैं कि सूखे से प्रताड़ित होकर कई किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो और इसी चक्कर में कई किसान ज़्यादा से ज़्यादा खेती भी छोड़ चुके हैं। तो उसी संवेदना को आधार बनाकर फांस उपन्यास की रचना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सचेतन कहानी की अवधारणा, सचेतन कहानी की
अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। हम देखते हैं कि कहानी के केंद्र में प्रेमचंद हैं। पूर्व प्रेमचंद युगीन कहानियाँ लिखी जाती हैं, प्रेमचंद युगीन कहानियाँ लिखी जाती हैं और उत्तर प्रेमचंद युगीन कहानियाँ लिखी जाती हैं। और उसके बाद स्वातंत्र्योत्तर युग में कई छोटे छोटे कहानी के आंदोलन शुरू हो जाते हैं, जिसमें सहज कहानी, सचेतन कहानी और एक अकहानी आंदोलन शुरू होता है, जिसको एंटी स्टोरी मूवमेंट कहते हैं। जैसे फ्रांस में एंटी पोइट्री मूवमेंट या अकविता मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उसी के आधार पर, उसी की तर्ज पर अकहानी आंदोलन भी शुरू होता है। तो इन छोटे छोटे कहानी आंदोलन या नई कहानी आंदोलन को देख लीजिए। नई कहानी में वो 3 कथाकार आते हैं, उनको देख लीजिए, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश कमलेश्वर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई अन्य छोटे छोटे कहानीकार आए और उन्होंने कई अन्य छोटे छोटे आंदोलन आए और उन्होंने अपनी कहानी आंदोलन के बारे में लिखा। तो सचेतन कहानी की अवधारणा जो है डॉक्टर महीप सिंह की है। ये भी आसान प्रश्न है कि सचेतन कहानी की अवधारणा किसकी है, तो महीप सिंह। फिर अगला प्रश्न देखिए कि नाटक एवं नाटककारों का सुमेलन। तो नाटक है अभंग गाथा। अभंग गाथा लेखक हैं नरेंद्र मोहन। दूसरा नाटक है ताले में बंद प्रजातंत्र। लेखक हैं विभु कुमार। तीसरा है नाटक वायरस। लेखक हैं राजेश जैन। चौथा नाटक है इत्ता की आवाज, या कहीं कहीं इन्ना की आवाज भी देखने को मिलता है। इत्ता की आवाज असगर वजाहत नाटककार हैं। अभी हाल फिलहाल में भी असगर वजाहत का एक नाटक महाबली प्रकाशित हुआ और पुरस्कृत भी हुआ। महाबली नाटक की कथा वस्तु में आप देखेंगे तो तुलसीदास हैं और तुलसीदास के समकालीन है अकबर। तो असगर वजाहत एक कल्पना करते हैं कि तुलसीदास थे और तुलसीदास के समकालीन अकबर थे, तो दोनों ही लोगों में कभी न कभी भेंट तो हुई ही होगी, चाहे वो भेंट असलियत में हुई हो, चाहे वो स्वप्न में भेंट हुई हो। तो महाबली किसको कहा जाए, इसके ऊपर बड़ा ही वाद विवाद है। बड़ा ही अच्छा नाटक है और तुलसीदास के जीवन के बारे में कई अन्य अनसुलझी कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे रोचक तथ्य आपको जानने को मिलेंगे नाटक के माध्यम से। तो पूछा गया था कि नाटक का सुमेलन पूछा गया था, तो अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभु कुमार, वायरस राजेश जैन, इत्ता की आवाज असगर वजाहत। फिर है कि अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को मूलतः नाट्य रासक माना जाता है। तो भारत दुर्दशा नाट्य रासक। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र देखिए कि उनके बारे में 2-3 बातें याद रखिए कि एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन वो नाटकों के बारे में कि आधुनिक, बड़ी विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की विधा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। और ये याद रखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कई नाटकों की रचना की, उसमें से कई नाटक मौलिक नाटक लिखे, कई अनुदित नाटक लिखे, जैसे कि विश्वस्य विस्मौसुदम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, नील देवी, अंधेर नगरी, पाखंड विडम्बन, विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद इत्यादि इत्यादि कई अच्छे अच्छे उन्होंने नाटक लिखे। और प्रश्न था कि भारत दुर्दशा निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो भारत दुर्दशा है नाट्य रासक। फिर अगला प्रश्न है, एक कथन है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। तो कथन किसका है? कथन शकराज का है। शकराज पात्र है ध्रुव स्वामिनी का।
ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद के कई नाटक आप देखेंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कल्याणी परिणय, एक घोटे एकांकी उन्होंने लिखी। और ध्रुव स्वामिनी जैसे अत्यंत अजात शत्रु, अत्यंत इन्होंने कुछ प्रसिद्ध नाटक लिखे। तो कथन था कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। कथन है सकराज का, किससे है? ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक से है। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। अगला प्रश्न देखिए, लंका की एक रात, लंका की एक रात नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो लंका की एक रात नामक निबंध के रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय हो गए, विद्या निवास मिश्र हो गए और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। तीनों ही ललित निबंधकार हैं और बड़े ही अच्छे अच्छे ललित निबंध लिखते हैं। कुबेर नाथ राय के बारे में देखिए कि प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, महाकवि की तर्जनी, पत्र, मणिपुतुल के नाम, किरात नदी में चंद्र मधु इत्यादि बड़े ही अच्छे अच्छे ललित निबंधों की रचना की। और विद्या निवास मिश्र द्वारा हल्दी दूब, चितवन की चाह, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इत्यादि इत्यादि बड़े ही अत्यंत प्रसिद्ध ललित निबंधों की रचना की। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कल्पलता, अशोक पर्व, अशोक के फूल, कुटज इत्यादि अत्यंत प्रसिद्ध निबंधों की रचना की। तो प्रश्न था कि लंका की एक रात नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो लंका की एक रात नामक निबंध के रचनाकार कुबेरनाथ राय जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा की रचना है। लेखिका हैं सुधा चौहान। सुधा चौहान ने अपनी माता जी सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर यह जीवनी लिखी, मिला तेज से तेज। अच्छा, मिला तेज से तेज और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में दो तीन पंक्तियां। एक तो झांसी की रानी नामक कविता, बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और एक दूसरी पंक्ति है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। तो ये दो पंक्तियां याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। उनकी बेटी सुधा चौहान, और सुधा चौहान ने जीवनी लिखी, जीवनी का नाम लिखा मिला तेज से तेज। तो पूछा गया था मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है मिला तेज से तेज। अगला प्रश्न देखिए, अपनी जमी अपना आसमां, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? रजनी तिलक। यह उनकी आत्मकथा का नाम है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है रजनी तिलक, यह उनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक। स्त्री कथाकारों की जब से स्त्री कथाकार या स्त्री कहानीकार उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में सक्रिय हुई, लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हुई हैं, तब से उन पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना अत्यंत बढ़ी है। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे कि स्त्री चाहे कवित्रियों के बारे में बात कर लीजिए, और लेखिकाओं कवित्रियाँ तो तब भी मिल जाती हैं थोड़ी बहुत, लेखिकाओं की संख्या अत्यंत ही कम है। तो जब से इधर रचना कर्म में सक्रिय हुई हैं लेखिकाएं, तब से उनसे निरंतर अनवरत रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कछुआ धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? तो चंद्रधर
शर्मा गुलेरी जी कछुआ धर्म नामक निबंध के लेखक हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो कछुआ धर्म नामक निबंध और दूसरा है मारे सी मोहि कुठाव। तो एक कछुआ धर्म और दूसरा मारे से मोहि कुठाव नामक 2 अच्छे निबंधों की रचना की। और क्या याद रखना है कि गुलेरी जी ने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया और सन 1902 में जबलपुर से समालोचक नामक पत्र का आरंभ किया। समालोचक नामक पत्र निकालते थे। आलोचना की शुरुआत में निकलने वाले, जब आलोचना की शुरुआत हम लोग देखते हैं कि कैसे वो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट वो संयुक्ता स्वयंवर नाटक की समीक्षा लिखते हैं। तो शुरुआत की कुछ समीक्षा, कुछ आलोचनाओं में पत्र पत्रिकाओं का भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो वही समालोचक नामक एक पत्र निकलता था। और गुलेरी जी के बारे में क्या याद रखना है? उनकी 3 कहानियों के नाम याद रखना है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उनकी कहानी अत्यंत प्रसिद्ध कहानी हुई, जो फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई 1915 ईस्वी में। सूबेदार लहना सिंह इनके पात्र हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित ये कहानी है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। तो प्रश्न था कि कछुआ धर्म नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कछुआ धर्म नामक निबंध के लेखक हैं। फिर आगे देखिए कि आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो पहला तो ये जान लीजिए कि आप हुदरी आत्मकथा है। फिर किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता। फिर देखिए महिला लेखिका की आत्मकथा के बारे में प्रश्न आया। मैंने बताया कि महिला लेखिकाओं की हाल में ही जब से वो रचना कर्म में प्रवीण हुई हैं, सक्रिय हुई हैं, तब से उन पर प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो रमणिका गुप्ता, आप हुदरी और हादसे भी ध्यान रखिए, हादसे कृति भी ध्यान रखिए, आप हुदरी भी ध्यान रखिए, रमणिका गुप्ता की कृति है। फिर अगला देखिए कि भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो अत्यंत आसान प्रश्न है कि भरत मुनि में रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है आचार्य भट्ट लोल्लट ने। अच्छा, 4 व्याख्याकार हुए हैं भरत मुनि का जो रस सूत्र है। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, रस निष्पत्ति। और इसमें जो निष्पत्ति का अर्थ को लेकर विभिन्न सैद्धांतिक और दार्शनिक आधार रहे हैं। पहला रहा है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ये किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन पर आधारित है। और सिद्धांत को देने वाले आचार्य कौन है? यही भट्ट लोल्लट, जिन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना। दूसरा है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? न्याय दर्शन। देने वाले आचार्य का नाम है श्री शंकुक। तीसरा, निष्पत्ति के बारे में तीसरा मत देने वाले आचार्य हैं भुक्ति, जिसको कहा जाता है कि भुक्ति या भोगवाद। ये किस दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर। देने वाले आचार्य का नाम है भट्टनायक। और चौथा अंतिम मत है अभिव्यक्तिवाद।
ये किस दर्शन पर आधारित है? शैव दर्शन पर। देने वाले आचार्य का नाम है अभिनवगुप्त। तो आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र, जिसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है, उन्होंने निष्पत्ति, और उसमें से जो निष्पत्ति आया है उसका विभिन्न विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न माना है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद माना है आचार्य भट्ट लोलट ने। मीमांसा दर्शन पर आधारित है। अनुमतिवाद श्री शंकुक ने माना है। न्याय दर्शन पर आधारित है। भुक्ति या भोगवाद माना है भट्ट नायक ने। सांख्य दर्शन पर आधारित है। और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया जो शैव दर्शन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि किस आचार्य ने दृष्ट यानी कि प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न था कि किसने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य का प्रयोजन माना है। तो आचार्य वामन ने, रीति संप्रदाय के पुरस्कर्ता आचार्य वामन, रीतिरात्मा काव्यस्य आचार्य वामन, तो उन्होंने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन माना है। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण कैसा है? तो विकल्पों में कई सारे विकल्प थे। एक विकल्प था विशुद्ध शिल्पवादी। तो रीति को देखकर कई लोगों ने स्टाइल, रीति यानी कि स्टाइल, शैली, परंपरा, शिल्प कैसा होना चाहिए, इसको देख के कई लोगों ने विशुद्ध शिल्पवादी लगा दिया। जबकि वामन का दृष्टिकोण है विशुद्ध सौंदर्यवादी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की एक पुस्तक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की एक पुस्तक है काव्यशास्त्र के ऊपर। उसमें वो आचार्य वामन को समझाते हुए लिखते हैं और बाद में बताते हैं कि आचार्य वामन कैसे ये विशुद्ध सौंदर्यवादी हैं। तो आचार्य वामन रीति के आधारभूत तत्व के रूप में आचार्य वामन का दृष्टिकोण है विशुद्ध सौंदर्यवादी। फिर अगला प्रश्न है शब्द शक्तियों से। शब्द शक्तियाँ 3 हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो दो पाटन कौन है? आकाश और पाताल। अच्छा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना क्या है कि अभिधा यानी कि प्रसाद गुण युक्त कोई चीज लिखी है, कोई वाक्य लिखा है, कोई कविता लिखी है, तो जो तुरंत ही बोलते ही श्रोता के समझ में आ जाए, तो वो अभिधा शब्द शक्ति से युक्त होता है। और मुख्यार्थ में बाधा होने पर जो चीज समझ में आए, तो मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजनवती लक्षणा के आधार पर जो चीजें समझ में आए, तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और कोई अन्य ही अर्थ अगर निकले तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो चक्की के दो पार्ट हैं, वो चक्की के दो पार्ट हैं आकाश और पाताल, और यही आकाश और पाताल के मध्य में कोई भी जीवित नहीं बच रहा है। इस संसार में जो आया है उसका अंत निश्चित है। तो शब्द शक्ति है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। फिर अगला देखिए कि लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन, लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो लोंजाइनस का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है ऑन दिस सबलाइम। उन्होंने इसमें उदात्तता का विवेचन किया है, और उदात्तता का विवेचन करते हुए कहते हैं कि उदात्त कोई कृति उदात्तता से युक्त है या नहीं, इसका पता उस कृति के किसी भी खंड को पढ़कर लग जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई महान कृति है, कोई कृति है, और उसका आप कहीं से भी कोई भी खंड पढ़ लीजिए, तो उस खंड को पढ़ के ही आपको इस चीज का भान हो जाएगा कि इसमें कितनी उदात्तता विद्यमान है। ठीक है, तो प्रश्न था कि लोंजाइनस ने
उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? उनके ग्रंथ का नाम है ऑन द सबलाइम। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। तो जहाँ भी सहजानुभूति आए वहाँ आप देख के समझ जाएं कि क्रोचे की बात हो रही है। क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद। क्रोचे का क्या है? अभिव्यंजनावाद। तो प्रश्न है कि किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? तो बेनेदेत्ता क्रोचे ने। फिर अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? देखिए कि समीक्षा या आलोचना की कई विधियां प्रचलित रही हैं और धीरे धीरे चलते हुए जब नई समीक्षा की बारी आती है तो नई समीक्षा के केंद्र में स्वयं कृति आ जाती है। नए समीक्षकों का कहना है कि हमको ये मत बताइए कि ये कृति किस रचनाकार की है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई महान रचनाकार है, उस रचनाकार ने अगर कोई कृति लिखी है तो उसको हम लोग पढ़ते वक्त उस दृष्टिकोण से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पढ़ते हैं कि ये किसी महान रचनाकार, महान लेखक या महान कवि की रचना है तो यह रचना अच्छी ही होगी। जबकि नए रचनाकारों का, नई समीक्षकों का कहना है कि हमारे पास केवल कृति लाइए और कृति की समीक्षा करके हम बताएंगे कि इस रचना का मूल्य कितना है, इस रचना का स्तर कितना है। तो नई समीक्षा के केंद्र में कौन आ गया है? नई समीक्षा के केंद्र में कृति आ गई है। फिर है अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो कल्पना के द्वारा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कल्पना के द्वारा उस चीज़ों को प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को वो कल्पना के द्वारा इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। फिर अगला देखिए कि प्रतीकवाद की स्थापना किसने की? तो प्रतीकवाद के स्थापक सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन है? प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक हैं जीन मोरे, या कहीं कहीं मोयर नाम मिलता है। मोयर, उसका हिंदी अनुवाद जीन मोरे हो गया है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ये प्रतीकवाद या प्रतीक शैली का प्रयोग किया है। तो कहाँ पे किया है? छायावाद की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में हो सकता है। एक तो शैली विशेष के रूप में रहस्यवाद में, और दूसरा प्रतीक शैली में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। प्रश्न था कि प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन है? तो जीन मोरे। अगला प्रश्न आसान प्रश्न है, छायावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद नामक पुस्तक लिखी। बड़ी ही अच्छी किताब है, पतली सी किताब है छायावाद, डॉक्टर नामवर सिंह। फिर अगला प्रश्न है कि जाति का विनाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जाति का विनाश या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर देखिए, अगर आपको ये प्रश्न ना भी पता होता तो ऑप्शन देखकर, विकल्प देखकर आप लोग बता सकते थे कि जाति का विनाश किससे संबंधित हो सकता है। तो जाति का विनाश पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर अगला प्रश्न देखिए, धर्म कथा पूरा व्रत या पूरा कथा के लिए
आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मिथक यानी कि किंवदंती। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि जो राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, बुद्ध की कथा है, तो ये सब मिथक हैं, हमारे समाज के मिथक हैं। तो प्रश्न था कि धर्म कथा, पुराव्रत, पुरा कथा के लिए आलोचना में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला देखिए कि सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप यानी कि न्यासिता, किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो गांधीवाद के आधार हैं। भाई गांधी जी कहते थे, गांधी जी का ताबीज पढ़िए, गांधी जी का टेलिस्मैन पढ़िए, तो उसमें कहते थे कि जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उस तक अगर जो योजना लागू की उस तक अगर पहुंच गई तो सही मायने में देश का उद्धार हो जाता है। तो सर्वोदय यानी कि सबके उदय की बात कर रहे थे, और ट्रस्टीशिप यानी कि न्यासिता के सिद्धांत की बात कर रहे थे। गांधी जी के औजारों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बात होती है सत्य की और अहिंसा की, और अगर उनके वैचारिक दर्शन के आधार की बात करते हैं तो बात होती है सर्वोदय और ट्रस्टीशिप की। अच्छा, गांधी देख लीजिए कि गांधी की हम लोग गांधी को ऐसे लिखेंगे ना कि ऐसे, ये गलत है। ये वैसे ही गलत है जैसे कि जो अंतर है हंस और हंस में, या चंदा और चांद में। तो महात्मा गांधी हैं ना कि महात्मा गांधी हैं, ठीक है। जैसे कि हंस है और हंस है, जैसे कि चंदा है और चांद है। भारत सरकार द्वारा जो करेंसी जारी की जाती है उस पर देख सकते हैं आप लोग कि महात्मा गांधी का अंकन, गांधी शब्द का अंकन कैसे है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अच्छा, देखिए दो चीजें हैं, एक संवेदना है, एक स्वयं वेदना है। दलित रचनाकारों का यह कहना है कि अभी तक जितने भी रचनाकार रचना कर्म में निरत हैं तो वो केवल संवेदना से प्रेरित हैं। हमारे साथ क्या घटित हुआ, हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई, ये हम बताएंगे, ना कि कोई अन्य। तो संवेदना हमारे साथ, हमारे ऊपर, हमारे साथ किसी को संवेदना तो हो सकती है लेकिन स्वयं वेदना नहीं हो सकती है। तो स्वयं वेदना उसी को हो सकती है जिसके साथ चीज़ें घटित हुई हैं। तो दलित रचनाकारों का यह मानना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा प्रकाशित हुई जूठन 2 भागों में, और बड़ी ही प्रसिद्ध आत्मकथा हुई। स्वयं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इनके बारे में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने कई बार इसको लिखने का प्रयास किया लेकिन लिख लिख के इसके पृष्ठ फाड़ दिए क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कड़वे सत्य का उद्घाटन हुआ है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ ही कुछ अन्य दलित लेखकों, कहानीकारों, उपन्यासकारों, आत्मकथा लेखकों के नाम याद रखिए, जिसमें तुलसी राम, मुरदैया और मणिकर्णिका जैसे मोहनदास नेमिषराय, सूरज पाल चौहान, कौशल्या बैसंत्री इत्यादि इत्यादि। ठीक। अच्छा, इस संवेदना और स्वयं वेदना वाली बात स्त्री लेखिकाओं पर भी लागू होती है, क्योंकि स्त्री लेखिकाओं का भी यही कहना था कि हमारे साथ क्या घटित हुआ। अभी तक जितना भी साहित्य लिखा जा रहा था वो एक पुरुष नज़रिए से लिखा जा रहा था। भाई पुरुष देख रहा है कि स्त्रियां समाज में कैसे जी रही हैं, उनके साथ क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, और उस हिसाब से वो लिख रहा है। तो पुरुषों को स्त्रियों के साथ संवेदना तो है लेकिन स्वयं वेदना नहीं है। स्वयं वेदना स्वयं स्त्रियाँ ही जान सकती हैं, समझ सकती हैं। तो स्त्री कथाकारों, स्त्री लेखिकाओं का भी ये कहना है कि हम भी स्वयं वेदना से अभिप्रेरित होकर रचनाएं लिखेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है
एक कथन है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। अच्छा, कथन से ही आप कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पक्षी। भाई नागमती का वियोग वर्णन आप पढ़िए, उसमें 12 मासा पढ़िए, कितने पक्षियों का अंकन है। और स्वयं जायसी पद्मावत में गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। और नागमती खुद आधी रात विहंगम बोला। तो उस हिसाब से पशु पक्षियों का पर्याप्त अंकन उन्होंने किया है। अच्छा, पशु पक्षियों का अंकन किया है, आप यही देखिए कि मैंने एक बार कथानक रूढ़ियों के बारे में बात की थी कि मानवेतर जो चरित्रों की सृष्टि होती है उनको कथानक रूढ़ियाँ कहते हैं। जैसे कहीं तोता, मैना, भृंग भृंगी संवाद, शुक सुखी संवाद, 12 मासा। तो ये सब क्या है? कथानक रूढ़ियाँ। और इनका पर्याप्त प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी किया है, विद्यापति ने भी किया है। तो कथानक रूढ़ियाँ भी याद रखिए कि कथानक रूढ़ियाँ क्या होती हैं। तो प्रश्न था कि उन्होंने एक सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यह भी कथन है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उपरोक्त कथन कौन है? उपरोक्त कथन के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या माना है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। ठीक, तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हुए कह रहे हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। अगर उसे आप आध्यात्मिक कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कह रहे हैं। तो हिंदी डॉक्टर बच्चन सिंह के ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ में उन्होंने ये लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी कथन है एक कि इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसी लाइन से, इसी पंक्ति से आप समझ जाएं कि ये कथन किसका होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के बारे में लिख रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को जो नाम प्राप्त हुआ था वो रामानंद से ही राम का नाम प्राप्त हुआ था, लेकिन आगे चलकर उनके राम जो हैं, उनके राम, कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर भी पूछा जाता है, निर्गुण सगुण का अंतर भी पूछा जाता है। कई सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए कि है कि धान को गाँव प्यारत जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, और सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का अर्थ क्या है? अंतिम पंक्ति है गूलर को फल फोरे। तो गूलर को फल फोरे का अर्थ क्या है कि ढकी बात, यानी कि गूलर का जब फल आप देखेंगे, तोड़ेंगे, तब देखिए उसमें क्या निकलता है चीज़ कि अर्थ यह है कि
अंतिम पंक्ति का अर्थ है कि ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यानी कि जो ढकी बात है उसको कवर्ड ही रहने दीजिए, अगर उसको खोल देंगे तो उसका जो आनंद है, उस कही गई बात का आनंद वो समाप्त होगा। तो पंक्ति आसानी से समझ में आती है कि गूलर का फल फोड़े, फल फोड़ने के बाद यानी कि बात आप उसके बात का अगर उद्घाटन कर देंगे तो फिर उसमें उसका आनंद समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामायनी का नवा सर्ग। तो कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? ईड़ा। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, निर्वेद दर्शन स्वप्न रहस्य आनंद। तो 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों का क्रम याद रखिए। पूछा गया था नवा सर्ग कौन सा है, तो नवा सर्ग है ईड़ा। ठीक, तो आज कुल 35 प्रश्न रखते हैं। अगले 35 प्रश्न अगली वीडियो में जारी रखेंगे।